friends, I'm Nimrata Dagra, and in today's video our topic of discussion is chapter 2nd of the book Hornbill for class 11th. The title of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, and it's a collaboration by Gordon Cook and Alan East. गाइज़, ये जो बात है कि हमें मरने से डर नहीं लगता है अगर हम सब एक साथ हों, इकट्ठे हों, ये एक बहुत ही डीप थिंकिंग है. इट्स अ वेरी अल्टीमेट थॉट एंड वी कांट इवन इमेजिन कि कितनी हार्ड एंड कितनी डिफ़िकल्ट वो सिचुएशन रही होगी जब ये बात बोली गई होगी. तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस स्टोरी में कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा अपनी फैमिली से इतनी बड़ी बात बोलता है. सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड. द नैरेटर सेज दैट जुलाई 1976 में उनकी वाइफ मैरी, उनका एक बेटा जॉनथन जो कि 6 साल का था और उनकी एक बेटी सुजैन जो 7 साल की थी, वे सभी एक वॉयज यानी कि सी जर्नी के लिए निकले और वो फॉलो करना चाह रहे थे एक बहुत ही फेमस आदमी की सी जर्नी को जिसका नाम था जेम्स कुक. जेम्स कुक एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 200 साल पहले 200 ईयर्स बिफोर उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, एक पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी. और नैरेटर और उसकी फैमिली भी इसी काम के लिए निकले थे, यानी कि वो इस वॉयज को डुप्लीकेट करने जा रहे थे. फिर नैरेटर हमें बताते हैं कि इस काम के लिए उन्होंने प्रोफेशनल से एक बोट बनवाई एंड द नेम ऑफ द बोट वॉज Wave Walker and it was 23 meters long and 30 tons was its weight. और वो बहुत ही सुंदर बनी हुई बोट थी, इसलिए नैरेटर उसे वुडन हल्ड ब्यूटी कहते हैं, यानी वुड से बनी हुई बहुत ही मजबूत बोट. और नैरेटर हमें ये भी बताते हैं कि उन्होंने इस बोट को हार्श से हार्श वेदर में यानी ख़राब से ख़राब मौसम में ले जाकर टेस्ट किया था और ये बोट हर जगह काफ़ी स्ट्रांग निकला था, यानी कि ये बोट द वर्स्ट वेदर में भी टिक सकता था. द नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ बिजनेसमैन ऑफ 37 years and he has been practicing for the last 16 years in the British waters so as to improve his water skills. सी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए वो ब्रिटिश वाटर्स में काम कर रहे थे पिछले 16 साल से, ताकि वो जब अपनी फैमिली को लेकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो. उन्होंने अपनी जर्नी प्लेमथ से स्टार्ट की जुलाई 1976 में. सबसे पहले नैरेटर और उसकी फैमिली ने समुद्र में 1,05,000 किलोमीटर यानी 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी तय की, जिसमें उनको 3 साल लगे. इसमें वो कोस्टल टाउन ऑफ अफ्रीका से केप टाउन जा रहे थे और वे बताते हैं कि इस जर्नी को उन्होंने बड़े आराम से पूरा कर लिया था बिना किसी स्पेशल डिफ़िकल्टी के. बट नाउ दे वो गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट और वे बताते हैं कि ईस्टर्न साइड में सदर्न इंडियन ओशन था जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द रफेस्ट सीज है और वहाँ पर द वर्स्ट वेदर रहता है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है. सेफ्टी के हिसाब से उसे पार करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लिया. क्रूमैन ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जो जहाज़ को चला सकते हैं. तो इनमें से एक का नाम था लैरी विजिल एंड ही वॉज एन अमेरिकन एंड द अदर वन वॉज हर्ब सिजलर हु वॉज अ स्विस. अब बोट पर नैरेटर, उसकी वाइफ और उनके दोनों बच्चों के साथ साथ दोनों क्रूमैन भी शामिल हो जाते हैं. और जैसे ही वे केप टाउन को लीव करते हैं, वहाँ से रवाना होते हैं, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग गेल्स और ह्यूज वेव्स का सामना करना पड़ता है. गेल्स मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, लेकिन नैरेटर को इन स्ट्रॉन्ग गेल्स की चिंता नहीं थी क्योंकि उनकी बोट वेव वॉकर बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिल्ट थी. उन्हें दिक्कत थी तो ह्यूज वेव्स से, क्योंकि ये वेव्स बहुत लार्ज थी, लगभग 15-15 मीटर्स लंबी वेव्स आ रही थी जो उनके शिप के मेन मास्ट से भी ज़्यादा थी. मेन मास्ट होता है शिप की वर्टिकल हाइट, जो शिप के आगे पोल में फ्लैग टाइप लगा होता है ना, वही होता है मेन मास्ट. तो मेन मास्ट से भी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि इतनी हाई वेव्स उनके शिप को डुबो न दे. फिर नैरेटर बताते हैं कि 25 दिसंबर 1976 को वे केप टाउन से 350 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, लेकिन अब मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था. हालांकि 25 दिसंबर 1976 को उन्होंने क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया था एंड दे ऑल्सो प्लांटेड अ क्रिसमस ट्री. लेकिन 1 वीक लेटर जब न्यू ईयर आता है तो मौसम और ख़राब हो जाता है इम्प्रूव होने के बजाय. और अगले ही दिन 2 जनवरी को एक और
बुरी घटना घट जाती है, बात और बिगड़ जाती है जब एक बहुत बड़ी वेव जो उनकी सोच से भी परे होती है वो आ जाती है। और उस वक्त वेव वॉकर में एक छोटा सा जिब लगा हुआ होता है। जिब आपने देखा होगा बोट के ऊपर झंडे की तरह एक कपड़ा लगा रहता है, उसे जिब कहते हैं, जिसे विंड की डायरेक्शन के हिसाब से लगाया जाता है जो बोट को दिशा देता है। तो उस वक्त वो छोटा सा जिब लगा हुआ होता है और वेव वॉकर के सामने एक बहुत बड़ी वेव आ जाती है और जो बोट को पानी में ऊपर की ओर उठा देती है। नैरेटर बोलता है कि उन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि पानी में जब वेव वॉकर ऊपर उठी होती है तो उसके चारों तरफ से बड़ी बड़ी वेव्स रोल करते हुए उनकी तरफ आ रही होती हैं और पानी की आवाज़ तेज़ हो जाती है बहुत, और वो नॉइज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उसके शोर से नैरेटर के ईयर्स में पेन भी होने लगता है। लेकिन फिर भी उनकी बोट 8 नॉट्स की स्पीड से चल रही होती है। नॉट्स एक यूनिट होती है पानी में स्पीड को मेजर करने की। जैसे रोड पर स्पीड किलोमीटर्स में मेजर की जाती है, वैसे ही वाटर में नॉट्स से स्पीड मेजर की जाती है। तो नैरेटर बोलते हैं कि क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो उन्हें बोट की स्पीड को स्लो करना होता है, इसलिए वो एक बार जिप को उतार देते हैं और हर चीज़ को डबल लैश कर देते हैं, यानी कि 2 बार रस्सी से बांध देते हैं। उन्होंने लाइफ लाइन जैकेट भी पहन रखी होती है और वो तैयार होते हैं किसी भी आने वाले डिज़ास्टर का सामना करने के लिए, और उन्हें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। द सेम डे एट 6 o'clock ही गेट्स एन इंडिकेशन फॉर द अपकमिंग डिज़ास्टर। एक ख़तरनाक इम्पेंडिंग डिज़ास्टर का उन्हें इंट्यूशन मिल जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, क्योंकि अचानक शाम को 6 बजे चारों तरफ पूरी तरह साइलेंस हो जाती है। एंड नैरेटर कॉल्स इट ऑमिनस साइलेंस, थ्रेटनिंग साइलेंस, यानी कि अपशकुन मानते हैं नैरेटर, एंड ही सेज दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। तूफान के आने से पहले की शांति होती है वो। फिर अचानक बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और सामने से डार्क क्लाउड्स भी आ जाते हैं। तो नैरेटर कहते हैं कि डरते हुए वे बड़े ध्यान से देखते हैं कि वो कोई डार्क क्लाउड नहीं होता है, बल्कि एक बहुत बड़ी वेव होती है जो इतनी बड़ी होती है कि क्लाउड के साइज़ की लग रही होती है, और वो ये वेव की जो बोट है उनसे डबल हाइट की होती है। और ये वेव जब उनकी बोट से टकराती है तो पहले तो उन्हें लगता है कि उनकी बोट उनसे निकल जाएगी बाहर, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उनकी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है उनके, और बोट के सामने का हिस्सा भी टूट जाता है और अब हर चीज़ पानी में तैर रही होती है। जैसे कि कपड़े की गुड़िया, क्लोथ डोल्स हो, वो इधर उधर टकराती है, वैसे ही वो हर चीज़ उनके पानी में फ्लोट होने लग जाती है। और एक और हादसा नैरेटर के साथ होता है। जैसे ही वेव के साथ शिप की टक्कर होती है तो नैरेटर बोट के स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाते हैं और उनका सिर टकराने की वजह से बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है उनको, और एक बहुत बड़ी वेव आकर उन्हें बोट से उठाकर समुद्र के बीच में फेंक देती है। अब नैरेटर को लगता है कि उनकी डेथ नज़दीक आ गई है और वो इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वो बेहोश भी होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक और वेव आकर उन्हें समुद्र से उठाकर बोट में वापस फेंक देती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई होती है और लाइफ लाइन रोप भी बांध रखी होती है। लेकिन वेव उसको जिस तरह से फेंकती है बहुत ज़ोर से, तो उनके रिब केज यानी कि पसलियाँ टूट जाती हैं, उनके दांत भी टूट जाते हैं और पूरा मुंह उनका ब्रोकन टीथ और ब्लड से भर जाता है। लेकिन अचानक उनके हाथ में बोट का स्टीयरिंग व्हील आ जाता है जिससे बोट कंट्रोल होती है। और नैरेटर सेज दैट देयर वाज वाटर वाटर एंड वाटर एवरी। शिप में पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि नीचे जाकर वो देख सकें कितना पानी भर गया है। तभी डेक का दरवाज़ा खुलता है और मैरी आती है, उनकी वाइफ, और बोलती है चिल्लाकर कि शिप का डेक टूट चुका है और शिप में पानी भरता जा रहा है और वो लोग डूब रहे हैं। तो नैरेटर चिल्लाकर अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम शिप का स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करो और मैं नीचे जाकर देखता हूँ। तब नैरेटर नीचे जाकर देखते हैं और लैरी और हर्ब दोनों क्रूमैन बकेट से यानी बाल्टियों से पानी उठाकर पागलों की तरह शिप से बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सी में शिप के आसपास बहुत सारा सामान फ्लोट कर रहा है, जैसे क्लोथ्स, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज़, क्रोकरी एक्सेट्रा। और अचानक उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आता है कि कहीं वो डूब तो नहीं गए हैं। फिर वो बड़ी डिफ़िकल्टी से अपने बच्चों के रूम की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो, और बच्चे ऊपर की ओर से आवाज़ लगाकर कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं,
लेकिन उनकी बेटी के माथे पर चोट के कारण आँख के बिल्कुल ऊपर एक बम्प सा बन गया है, एक घूमर सा बन गया है। लेकिन अभी लाइफ सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था सबकी, इसलिए नैरेटर उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वो कैनवस, हैमर और कील जैसी चीज़ों को सर्च करने में लग जाते हैं जो शिप के स्टारबोर्ड के रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी थी। तो स्टारबोर्ड रिपेयर करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पानी अब भी शिप में आ रहा होता है लेकिन बहुत कम। फिर एक और चीज़ हो जाती है कि शिप से पानी को बाहर निकालने वाला जो पंप होता है वो ब्लॉक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो फिर याद करने पर उन्हें याद आता है कि उनके पास 2 स्पेयर पंप्स भी होते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि दोनों स्पेयर पंप्स जो है वो शिप से उस वेव के टकराव के कारण टूट गए हैं और उनका शिप का मेन एंकर, जिब, सब टूट चुका है। फिर उन्हें याद आता है कि चार्ट रूम के फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है, तो फटाफट जाकर उसे लेकर आते हैं और आउट पाइप से कनेक्ट करते हैं और वो लकीली काम कर जाता है। लेकिन वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है और पूरी रात वो पानी को बाहर फेंकने में और मे डे कॉल पर रिप्लाई गेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में होते हैं तो इसलिए उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता है। गाइस, मेडे कॉल्स मीन्स होता है जब कोई शिप समुद्र में किसी खतरे में होता है तो आसपास में अगर कोई शिप उनके होता है तो उस तक मेडे कॉल्स के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है हेल्प का और वो शिप उनकी हेल्प के लिए आ जाता है। तो जनवरी 3 को वाटर पंप के कारण शिप में वाटर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है और अब उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है और वो देखते हैं कि वेव वॉकर का मेन फ्रेम भी टूट चुका है और वेव वॉकर अच्छे से नहीं चल पा रही है और वो ऑस्ट्रेलिया तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो चार्ट्स वगैरह चेक करके कैलकुलेट करते हैं ताकि उन्हें आसपास कोई आइलैंड मिल जाए और उन्हें पता चलता है कि आसपास में लगभग 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें से एक का नाम होता है एल एम्स्टर्डन, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। लेकिन उनके सामने इतने वाइड एंड वास्ट ओशन में एक छोटे से आइलैंड को ढूंढने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसी के साथ उनका जो ऑक्सिलरी इंजन है वो भी वेव के कारण डैमेज हो जाता है, वो बंद पड़ जाता है और जनवरी 4 को बोट में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह जाता है क्योंकि वो लोग लगातार पानी को बाहर फेंक रहे होते हैं। लेकिन अब वे कोई सेल नहीं लगाते बोट पर क्योंकि इसके प्रेशर से कहीं उसका फ्रेम टूट ना जाए और वो सिर्फ एक छोटा सा स्टॉर्म जिब लगाते हैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। और इतने टाइम के बाद मैरी को कुछ बिस्किट्स और कॉर्न बीफ मिलता है और वो लगभग 2 दिन के बाद कुछ खा रहे होते हैं। लेकिन ये रिलैक्सेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि शाम के 4 बजे फिर से ब्लैक क्लाउड्स आने लग जाते हैं और विंड की स्पीड भी लगभग 40 नॉट्स तक आ जाती है, जो कि बहुत फास्ट स्पीड होती है। सी वेव्स भी ऊंची होने लगती है और वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जनवरी 5 को कंडीशन बिल्कुल ही होपलेस हो जाती है, लेकिन नैरेटर बच्चों को अश्योर करता है कि वो लोग बच जाएंगे और तभी नैरेटर का बेटा जॉनथन बोलता है कि वो सब मरने से नहीं डरते हैं अगर वो सब साथ में हैं। उसके पापा, मम्मी मैरी और सिस्टर सुज़ैन अगर इकट्ठे हैं तो वो मरने से नहीं डरते हैं। He says that we are not afraid to die if we are all together, Sue, you and मम्मी। ऑथर अब और भी ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हैं उनकी लाइफ सेव करने के लिए और उसी शाम वो मैरी के साथ बैठे होते हैं। पानी हर वेव के साथ बोट में आ रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि अब उनकी डेथ नज़दीक है, लेकिन वेव वॉकर उस विंड को पार कर जाती है। अगले दिन 6 जनवरी को विंड की स्पीड कम हो जाती है और फिर वो चार्ट रूम में जाकर कैलकुलेशन करते हैं कि वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर वाइड ओशन में 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे। और तभी उनकी बेटी सुज़ैन उस रूम में आती है जिसके माथे पर चोट और गहरी हो जाती है और आंख लगभग बंद हो चुकी होती है सूजन के कारण, स्वेलिंग के कारण। लेकिन इस हालत में भी वो उनको एक कार्ड देती है जिस पर उन सब के कैरिकेचर्स बने होते हैं और उन फनी कैरिकेचर्स को देखकर वो सब हंसते हैं और अंदर एक मैसेज लिखा होता है कि वो अपने मॉम डैड को बहुत प्यार करती है और वो उनको थैंक्स बोलना चाहती है और साथ ही उसमें ये भी लिखा होता है कि उन्हें हमेशा बेस्ट के लिए ही होप रखनी चाहिए। फिर नैरेटर बार बार कैलकुलेशंस करते हैं और अपनी स्पेयर कंपास का यूज़ करते हैं क्योंकि मेन कंपास तो कहीं खो चुकी है। और रात को लगभग 2 बजे वो हर्ब के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि शिप को 185 डिग्री पर टर्न कर दे। अगर वो लकी हुए तो 5 बजे तक
किसी आइलैंड को वो ज़रूर देख पाएंगे। और फिर वो होपलेस होकर डेक पर जाकर लेट जाते हैं और उन्हें अमेजिंगली बहुत गहरी नींद आ जाती है और वो शाम को 6 बजे उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आइलैंड कहीं पीछे छूट गया है, पर तभी उनका बेटा जॉनथन वहाँ आता है और उनको हग करने के लिए कहता है और सुज़ैन भी उसके पीछे खड़ी होती है। नरेटर पूछते हैं कि वो दोनों उन्हें गले क्यों लगाना चाहते हैं, तो जॉनथन कहता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हो। लेकिन नरेटर कहता है कि शायद आज वो बेस्ट कैप्टन नहीं है क्योंकि उन्होंने आइलैंड को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तभी उनकी वाइफ आती है जो कि बहुत एक्साइटेड होती है और कॉन्फिडेंटली उससे कहती है कि उन्हें आइलैंड मिल गया है। और वो सब बाहर जाकर आइलैंड को देखते हैं जो बिल्कुल उनके शिप के सामने होता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ वेरी करेजियस कैप्टन एंड हिज ब्रेव फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।